नमस्कार, मी सुमित आंबेकर. आपण बघताय मीडिया वर्ल्ड न्यूज नेटवर्क पुणे. खरं तर आज 8 मार्च हा जागतिक महिला दिवस म्हणून आपण सर्वजण संपूर्ण नॅशनल इंटरनॅशनल आपण सेलिब्रेट करतोय. याच महिला दिनाच्या निमित्तानं आपण आज ज्यांच्यासोबत भेटणार आहोत त्या सारा सत्येंद्र शुक्ला. खरं तर पूर्वीच्या काळात महिलांना घरातच ठेवायचे, चूल आणि मूल इथपर्यंतच त्यांचा संपूर्ण प्रवास असायचा. परंतु आजच्या युगात महिला सुद्धा स्वतःचं अस्तित्व निर्माण करते, स्वतःचा ठसा कुठेतरी जगाच्या पाठीवर उमटवण्याचं काम या ठिकाणी करते. खरं तर सारा ही आता 8वी मध्ये शिकते आणि 8वीत शिकत असतानाच त्यांनी खूप अचिव्हमेंट्स या ठिकाणी केले. सारा ही यंगेस्ट योगा ट्रेनर आणि लामा हिलर म्हणून या ठिकाणी कार्यसिद्ध बघते. सारा, तुझं सर्वप्रथम मी आमच्या भागात सहर्ष स्वागत करतो आणि प्रथम प्रश्न तुला हाच विचारतो कि किस तरह से आप इस लामा फेरा हीलिंग में आई, या फिर ट्रेनिंग जो आप अभी आप लेती हो लामा का और योगा का, वो किस तरह से आप इस फील्ड के अंदर आई, क्या बताना चाहोगे? तो लामा फेरा में फर्स्टली मेरा फैमिली बैकग्राउंड ही उसी का है. मतलब मेरे मम्मी पापा दोनों लामा फेरा मास्टर हीलर्स ही हैं. तो उसके बाद तो फर्स्ट स्टेप तो वो था कि आपकी जब फैमिली में कोई है तो ऑफ कोर्स आपको उसकी क्यूरियोसिटी आएगी कि यार वो क्या है, क्योंकि दिन रात आपके सामने केसेस डिस्कस हो रहे हैं कि अच्छा इसका ये है उसका वो हुआ, तो दैट. एंड द सेकेंड थिंग इज कि काफ़ी लोग डिप्रेशन में जाके या इधर उधर के रीजंस की वजह से कि रिलेशनशिप के रीजंस हो या फिर कुछ एग्जाम में 1-2 मार्क्स कम आ गए हो, तो उसके वजह से एवरी सेकेंड 2 लोग सुसाइड करते हैं. तो इसके पीछे रीज़न क्या था और ये अभी मॉडर्न एरा में क्यों बढ़ गया? बिकॉज पहले इतना सुसाइड नहीं था जितना इस एरा में चल रहा है. तो उस वजह से मैं इस फील्ड में आई क्योंकि मुझे लोगों के लिए कुछ करना था, टू सर्व द पीपल, एंड इस देश के लिए मुझे बहुत कुछ करना है. लामा फेरा हीलिंग एंड ट्रेनिंग रिसर्च सेंटर ये पिछले 10-12 सालों से यहाँ पे काम कर रहे हैं और सुसाइड फ्री इंडिया इस मिशन के ऊपर काम कर रहे हैं. एक्चुअली सत्येंद्र शुक्ला इस मॉनेस्ट्री के फाउंडर मेंबर है और उन्हीं की यह लाडली बेटी सारा हमारे साथ है. सारा, क्या बताना चाहोगी, आपके लाइफ का रोल मॉडल क्या है, किसको आप देखना चाहते हो? मेरे रोल मॉडल मेरे दोनों पेरेंट्स हैं. मतलब आई थिंक दे आर इनकम्पेरेबल और मैं दोनों को कंपेयर नहीं कर सकती. दोनों मेरे रोल मॉडल्स हैं. क्यों मेरे रोल मॉडल्स है? बिकॉज पहले तो मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है कि वो लोग काफ़ी बार गिरे हैं, यस, पर लेकिन उसी एंथुजियाज्म, इनफैक्ट कभी कभी उससे ज़्यादा एंथुजियाज्म से वापस उठकर फिर से प्रयत्न करना, उसके बाद हार्ड वर्किंग, फिर सहनशीलता, पेशेंस, परसिवरेंस, उनकी काफ़ी क्वालिटीज़ है जो मैं खुद में इनकलकेट करना चाहूँगी. और लोग खुद को इन्फ्लुएंस करते हैं, परिवार वालों को इन्फ्लुएंस करते हैं, पर मैंने देखा है कि मेरे मम्मी पापा की जब कोई दूसरा तारीफ करा कि सर ऐसे है, मैम ऐसे है, आपने हमारी लाइफ बदल दी, तो अपनी लाइफ तो सब बदलते हैं. लाइक कमा लेते हैं तो आपकी लाइफ बदल गई, किसी से शादी कर लिया लाइफ बदल गई, बट दूसरों के जीवन को ट्रांसफॉर्म करना, आई थिंक वो मेरे मम्मी पापा ने मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया है उसमें. एक्चुअली लामा फेरा हीलिंग क्या प्रक्रिया है, आप किस तरह से हील लोगों को करती हो, क्या वो एक्सपीरियंस होता है? तो लामा फेरा एक 2500 ईयर ओल्ड प्रक्रिया है और वो एक हीलिंग प्रोसेस है जो कि आपके शरीर के पंच महाभूत यानी आपके 5 एलिमेंट्स आपके जो शरीर के अंदर होते हैं उसे बैलेंस करता है. तो वो होता है जल, वायु, लाइक फायर, वाटर, अर्थ एंड स्पेस. तो इन सबको आपके जो शरीर के अंदर होता है लामा फेरा उसे बैलेंस करता है. तो लॉर्ड बुद्धा 4.5 लाख यानी 4.5 लाख सिंबल का इस्तेमाल करके लोगों को ठीक करते थे. और इस हीलिंग का सबसे अच्छा पार्ट है कि इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते जो कि कई दवाइयों के होते हैं. गौतम बुद्ध के यानी लॉर्ड बुद्धा के काफ़ी ऐसे गुण हैं जो कि ना सिर्फ मुझे, इस पीढ़ी के कई लोगों को प्रभावित करते हैं और सबको उनसे प्रभावित होना भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने किसी भी धर्म या जाति का उत्पादन नहीं किया था. उन्होंने हमेशा जिस चीज़ को प्रमोट किया है वो है ध्यान करना और उसके बाद सात्विक भोजन खाना, मतलब ऐसे पिज्ज़ा, बर्गर ये सब नहीं. और उसके बाद कैसे आप अपने इनर सेल्फ को जागृत करके पूरी दुनिया हासिल कर सकते हो वो उन्होंने बताया था शांति के माध्यम से.
और उन्होंने बताया कि आपके शरीर के 5 विकारों को आप कैसे निकाल सकते हो। तो वही आपके सबसे बड़े दुश्मन होते हैं, कोई दूसरा नहीं, वही आपके सबसे बड़े दुश्मन होते हैं, जो कि होता है काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। ये आपके सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। ये गौतम बुद्ध सिखाते थे। उन्होंने कभी ये नहीं प्रचार किया कि मैंने एनलाइटमेंट पाया है तो फिर तुम सब मेरी पूजा करो और मुझे पूजो क्योंकि मैंने एनलाइटमेंट पाया, देखो मैंने 49 इयर्स किया है। ऐसा उन्होंने कभी अपने किसी डिसाइपल को भी नहीं कहा। उन्होंने बस ऐसा कहा है कि आप भी मेरी तरह एनलाइटमेंट पा सकते हो। आई थिंक वही एक गुरु सही गुरु होता है, जो कि ये नहीं कहता कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ तो आप लोग मेरी पूजा करो, जो अपने शिष्यों को भी सर्वश्रेष्ठ बनाने की कोशिश में लगा रहता है, वही गुरु होता है। सच में बहुत अच्छे विचार अभी आपके इस उम्र के अंदर है। काफी लोगों को ये इंटरव्यू इंस्पायर करने वाला है। मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि अभी आप स्कूल में भी जाती हो, पढ़ाई भी करती हो, और उसके साथ साथ अभी आपने लामा फेरा इतनी बड़ी शिक्षा आपने हासिल की हुई है, और वो खुद के लिए न रहते हुए आप दूसरों को भी वो सिखा रही हो। उसमें आपको ऐसा नहीं लगता कि आपका कोई बचपना जो है, बचपन जो रहता है कि खेलना कूदना, वो कहीं भी मिस हो रहा है? मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है कि लामा फेरा करने से मेरे बचपन का कुछ भी तत्व घट रहा है या फिर समाप्त हो रहा है, क्योंकि इनफैक्ट लामा फेरा हैज मेड माई चाइल्डहुड इवन अ बेटर वर्जन। मेरे बचपन को लामा फेरा ने और भी अच्छा बना दिया है, क्योंकि इस उम्र में, जिस एडोलेसेंट ईयर्स में मैं हूँ, जिस टीनेज में मैं हूँ, तो उस उम्र में मार्क्स कम आते हैं तो बच्चे डाउन हो जाते हैं, लाइक इधर दे आर डिप्रेस्ड, या फिर उनको किसी से बात नहीं करनी। और इस उम्र में चिड़चिड़ाहट काफी होती है ना, फ्रस्ट्रेशन, और शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं। तो इसीलिए आपके आसपास के दोस्तों से आप थोड़ा कटना चालू हो जाते हैं। मतलब बचपन में हमारे जितने दोस्त होते हैं, जितना बड़ा 20-22 लोग का फ्रेंड सर्कल होता है, टीनेज तक आते तक उतने कम हो जाते हैं, 5 या 4 या 3 ही दोस्त बचते हैं। पर मेरा वाज कम्प्लीटली डिफरेंट। पहले तो लामा फेरा की वजह से शॉर्ट टेम्पर्डनेस जो था वो टीनेज में मुझे बिल्कुल नहीं आया, और उसके बाद मेरे फ्रेंड सर्कल भी काफ़ी बढ़ा, एंड बिकॉज इट इज़ क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, तो अच्छे लोग और भी मुझसे अट्रैक्ट होते गए। वो लोग मेरी टीचर्स या फिर मेरे क्लासमेट्स, वो सब जो पहले ऐसे सोचते थे यार सारा इज सारा, बट देन उसके बाद उनके नज़रों में मेरी रिस्पेक्ट थोड़ी और बढ़ गई, बिकॉज मे बी इट इज़ ऑफ द गुड वाइब्स, या मैं कह सकती हूँ अच्छे ऑरा की वजह से है। और ऐसे कोई एलिमेंट्स चाइल्डहुड के मिस नहीं होते हैं, क्योंकि 20 मिनट या आधे घंटे ही आपको योगा में लगते हैं और मेडिटेशन में और सेल्फ हीलिंग में, बट हाँ उसका मेरे एकेडमिक्स पे, मेरी स्टडीज पे भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट है। मैं अपने प्रेक्षकों को बताना चाहता हूँ कि सारा यह हीलिंग के अंदर तो काम कर रही है, स्कूल भी कर रही है, लेकिन ये मल्टी टैलेंटेड गर्ल है। ये नृत्यांगना भी है, कथक डांस यहाँ पे करती है, स्कूल के अंदर परफॉर्मेंस उसका बहुत अच्छा है। हम उसी से जानकारी लेते हैं किस तरह से क्या क्या, और इसके अलावा सारा क्या करती है। मैं 4th ईयर एग्जाम दे चुकी हूँ भरतनाट्यम में, और मैं ताइक्वांडो में फर्स्ट डैन ब्लैक बेल्ट भी हूँ, और मैंने ट्रिनिटी से भी अपना स्पीच एंड ड्रामा का 2 ईयर कोर्स पूरा किया है। और फिर उसके बाद मैंने अपनी बुक भी लिखी है, और मतलब मैंने टॉप 12 शॉर्ट स्टोरीज बाय सारा लिखा है। और उसके बाद मैंने काफ़ी कुछ, मतलब बाकी सारे तो ऐसे छोटे मोटे अचीवमेंट्स है, जैसे कि कॉम्पिटिशन्स या वगैरह, पर हाँ बीइंग पार्टिसिपेटिंग प्रोएक्टिवली वाज मेजर पार्ट ऑफ दिस। अभी आपने बताया कि आपने एक बुक भी लिखी हुई है, वो बुक कब लिखी, उसके अंदर क्या मैसेज दिया हुआ है, कि किस तरह की बुक है वो? तो बेसिकली वो ये है वो बुक, टॉप 12 शॉर्ट स्टोरीज बाय सारा। तो ये बुक मैंने लिखी थी जब मैं तकरीबन मैं 11 साल की थी। जब मैं तकरीबन 11 साल की थी तब मैंने ये बुक लिखी थी, और इस बुक में मैंने थोड़ा फिलॉसफी देना चाहा है, बट इन अ वे दैट द चिल्ड्रन ऑल्सो एंजॉय रीडिंग इट। मतलब मैंने छोटी छोटी स्टोरीज के माध्यम से काफ़ी मॉरल्स दी है। तो बेसिकली ये मॉरल स्टोरीज है। तो मैंने बुक इसीलिए लिखी क्योंकि मुझे
काफ़ी लिखने का शौक था और मैंने काफ़ी पोएम्स वगैरह भी अपनी लिखी है। बट और ऑल्सो मेरे दिमाग में ऐसे काफ़ी सारे ख्याल थे, तो मैंने सोचा मैंने कि कौन से प्लेटफॉर्म पे एक्सप्रेस किया जाए। तो मैंने सोचा क्यों ना एक बुक लिखी जाए और ताकि उससे मैं अपने अच्छे विचार बाकियों में भी शेयर कर सकती हूँ। और इसमें मैंने काफ़ी ये स्टोरी बुक मैंने उन जनरेशन के लिए भी लिखी है, जैसे वो लोग इतनी मोटी मोटी फिलोसॉफिकल बुक्स पढ़ना पसंद नहीं करते और इवन बच्चे, तो उनमें जो बिहेवियर्स इनकलकेट होने चाहिए तो वो इतनी मोटी मोटी बुक्स पढ़ते नहीं है। तो इसीलिए उन लोग के लिए एक छोटी सी पतली सी बुक लिखी है जिसमें मैंने काफ़ी मॉरल्स भी दिए हैं और उसमें स्टोरीज भी दी है विथ एवरीथिंग एनिमेटेड एंड ऑल, और उसमें स्टोरीज दी है और वो स्टोरीज छोटी छोटी पढ़कर उसका मॉरल भी समझ सके। तो अभी ऑल्सो मेरी सेकंड बुक भी जल्द आने वाली है। मैंने उसे अपने पेन ड्राइव में ले लिया है, मीन सॉफ्ट कॉपी उसकी तैयार हो गई है, पर लास्ट के थोड़े एडिट्स और चेंजेस वो सब अभी इन प्रोसेस है। लेकिन उस बुक का मेरा टाइटल होगा टॉप 12 लाइफस्टाइल दैट यू शुड फॉलो, टॉप 12 गुड हैबिट्स दैट यू शुड इनकलकेट इन योर लाइफस्टाइल। तो उसमें काफ़ी ऐसे सारे पॉइंट्स होंगे जो हम एज अ ह्यूमन या फिर एज अ पर्सन इन वर्क प्लेस और एट होम हम उसे मिस कर देते हैं। तो वो सब उसमें होगा कि किस तरह से वी कैन इम्प्रूव आवर लाइफ। उम्र के अंदर बुक लिखना, स्कूल के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस होना, बाकी सारे टैलेंट होना, उसके साथ साथ नेशन के लिए कुछ करना, काफ़ी अच्छी बात है ये सारा आपकी। आपकी लाइफ का विजन क्या है? क्या आप बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? मुझे भारत को तनाव से मुक्त करना है। तो तनाव इज द रूट, स्ट्रेस इज द रूट। तो तनाव मुक्त हो जाएगा अगर भारत, तो फिर हम काफ़ी अलग क्षेत्रों में भी काफ़ी प्रोग्रेस कर सकते हैं। अगर हिंदुस्तान का ध्यान उससे हट जाएगा कि कितने आत्महत्या हर सेकेंड में हो रही है, तो फिर हम दूसरे चीज़ों जैसे वैज्ञानिक या एजुकेशनल फील्ड्स में भी और इंडिया प्रोग्रेस कर सकता है। तो और नॉर्मल लोगों से हम काफ़ी हत्याएं बचा सकते हैं। मैं जानती हूँ कि हम सब यहाँ रिटायर होते हैं और मेरे लॉन्ग टर्म प्लान्स तो यही है कि मैं जितने सालों तक अपनी देश की सेवा ऑफिशियली एज ऑफिशियल पर्सनल कर सकती हूँ उस एज तक करूँ, पर उसके बाद जब मैं ऑफिशियली रिटायर हो जाऊंगी तब भी मैं चाहती हूँ कि मैं ऐसे अनप्रिविलेज बच्चों को या फिर अनप्रिविलेज लोगों को पढ़ाऊँ, ताकि पढ़ाई में इट कुड बी एकेडमिक पढ़ाई हो सकती है, उसके बाद ताइक्वांडो सिखा सकती हूँ, भरतनाट्यम सिखा सकती हूँ निःशुल्क, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वो मेरे लॉन्ग टर्म प्लान्स है। सच में अभी आपने एजुकेशन की बात छेड़ी और आप भी खुद यहाँ पे शिक्षा ले रही हो। अभी एथ के आपकी एग्जाम्स, सच में इनकी एग्जाम भी चल रही है। सारा एजुकेशन सिस्टम के अंदर क्या चेंजेस आप चाहती हो? किस तरह का ये एजुकेशन सिस्टम अभी इंडिया के अंदर चल रहा है? अभी हम देखते हैं कि जितना वजन बच्चों का नहीं होता है उससे बड़े बड़े बैग्स उसके पीठ के ऊपर घुमाए जाते हैं। तो इस सिस्टम के बारे में क्या करना चाहोगी और क्या चेंजेस एजुकेशन सिस्टम में अंदर होने चाहिए? इंडियन एजुकेशन सिस्टम में मैं काफ़ी चेंजेस लाना चाहूँगी जो मुझे लगता है कि अभी मिसिंग है। तो पहले तो सोशल अपलिफ्टमेंट, बच्चों को ये नहीं इतना सिखाया जाता है। चैरिटी वर्क करना या फिर बेटा देने का भाव रखो, आप समाज के लिए क्या कर सकते हो, वो बहुत कम सिखाया जाता है। और हमें ट्रिप्स पे ले जाया जाता है स्कूल से, और सब लोग को ट्रिप्स पे ले जाया जाता है, तो वो कई म्यूजियम्स होगा, कई पार्क होगा या फिर कोई हिल स्टेशंस वगैरह होंगे, पर आई थिंक रेयरली और मे बी निग्लिजिबल कुछ स्कूल्स जो हैं वो कभी ऑर्फनेज नहीं जाते, कभी ओल्ड एज होम नहीं जाते ट्रिप्स के आज। तो फिर बच्चों को पता कैसे चलेगा कि देश में ऐसा भी हो रहा है कि एक कोने में ये हम लग्जरी में बैठे और दूसरे कोने में ये सब भी हो रहा है जो बच्चों के मम्मी पापा नहीं है, जिन्हें ओल्ड एज होम में बूढ़ों को डाल दिया जाता है। और हमारे स्कूल में अलजेब्रा सिखाया जाता है, पर चैरिटी वर्क हमें ऐसा कुछ सिखाया नहीं जाता है। कोई भी चैप्टर, कोई भी सब्जेक्ट का नहीं उसमें बताते कि चैरिटी करो, देने का भाव रखो, ये करो वो करो, नहीं। और हमारे स्कूल में पीई पीरियड होता है, मतलब
फिजिकल एजुकेशन होता है, कभी फुटबॉल पीरियड होता है, स्पोर्ट्स क्लब होता है, पर मेडिटेशन पीरियड यानी मेडिटेशन क्लास नहीं होती है जिसमें बच्चों को आदत डाली जाए कि बेटा आप पहले 2 मिनट ही करो, बट उसके बाद धीरे धीरे एज इयर्स फॉरवर्ड उसमें 10 मिनट करो, 20 मिनट करो। तो आई थिंक जब स्कूल से ही मेडिटेशन की आदत बच्चों में होगी तो बड़े होके ऐसा डिप्रेशन, सुसाइड ये सब उनके दिमाग में आएगा ही नहीं। और करेक्ट डिसीजन मेकिंग भी स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि उन्हें कौन सी स्ट्रीम, कौन से करियर में जाना है, तो वो सब भी होना चाहिए। एक लास्ट क्वेश्चन आपको पूछना चाहूंगा आज की इस मुलाकात के दौरान, आपका ऐसा कौन सा गुण है जो अच्छा है और हर बच्चों को लेना चाहिए, या फिर ऐसा कौन सा अवगुण है जो छोड़ना चाहिए, क्या बताना चाहोगे? सबको मेरे तरह पेशेंट और कूल और काम रहना चाहिए कि हर छोटी बातों पे हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम गुस्सा तो कर देते हैं पहले, उस समय ऐसा लगता है कि यार यही गलत है और हम ही सही है, मुझे भी ऐसा कई बार लगता है, लेकिन फिर बाद में वो जो रिग्रेट की फीलिंग आती है उससे काफी आपके आपकी मेंटल हेल्थ को ये पड़ता है कि आप सोचते हो कि अब मैंने उसे गुस्सा कर दिया, वो मुझसे बात नहीं करेगा, वो सोचता है कि अब उसने मुझे गुस्सा कर दिया तो मैं उससे बात ना करूं। तो इसीलिए ठंडे दिमाग से हमेशा सोचना चाहिए। पेशेंस एंड हैविंग अ कूल माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इतने जल्दी गुस्सा नहीं होना चाहिए। शॉर्ट टेम्पर्ड होना इज वेरी बैड फॉर एवरीवन, किसी एक एज ग्रुप के लिए नहीं है, हर एज ग्रुप के लिए। और मेरा एक अवगुण ये है कि मैं इमोशनल जल्दी हो जाती हूँ, मतलब मैं किसी को बहुत जल्दी बिलीव कर लेती हूँ, उस पर ट्रस्ट कर लेती हूँ कि यार ये स्वीट टंग है इसकी, ये मीठा मीठा बोल रहा है या बोल रही है, तो चलो आई ट्रस्ट हिम हर। और मैं उस बात पे अपनी काम भी कर रही हूँ, तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि ऐसा आप हर किसी पे इतने जल्दी ट्रस्ट ना करें, क्योंकि फिर वो जब आपका ट्रस्ट तोड़ देता है तो फिर वो अच्छा नहीं होता है। और हाँ, और मैं इमोशनल बहुत जल्दी हो जाती हूँ, तो मैं धीरे धीरे अपनी इमोशनल बॉन्डेज को तोड़ने की भी कोशिश कर रही हूँ। सच में अपन आज तो बात इंटरनेशनल वुमेन्स डे के ऊपर कर रहे हैं और सारा हमारे साथ है। सारा से बात करते हो काफी सारी चीजें सारा ने बताई, एजुकेशन सिस्टम के बारे में बताया, नेशन के लिए क्या कर सकते हैं उसके बारे में बताया, बच्चे ने कैसे जीना चाहिए या फिर उसके लाइफ में कैसे उन्होंने खुद का विजन मिशन रखना चाहिए उसके बारे में बात चली। सारा, आज की इस मुलाकात के दौरान आप अन्य बच्चों को या फिर हमारे जो व्यूअर्स है उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? तो मैं हमारे दर्शकों को यही मैसेज देना चाहूंगी कि पहले तो आप अपने नेशन के लिए कुछ करने की लालसा अपने दिल में रखिए। जिस दिन आप वो रख लेंगे तो फिर आपका भी भला पीछे पीछे होते जाएगा, क्योंकि आप जब भगवान का काम या किसी और के भले के लिए काम करना चालू करते हो तो उसकी ब्लेसिंग्स आपके लिए एक ऐसा कोटिंग क्रिएट कर देती है जिससे आपका भी भला होते रहता है। और आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले सकते हो, जैसे आप ऑर्फनेज चला सकते हो, ऑर्फनेज के बच्चों को अडॉप्ट कर सकते हो, उनको एक नया घर, नया परिवार दे सकते हो। आप रक्तदान यानी ब्लड डोनेशन कर सकते हो, एनवायरनमेंट पर्यावरण की रक्षा आप कर सकते हो, और उसके बाद आप ओल्ड एज होम्स चला सकते हो। तो ये सब लगता है कि बहुत बड़े बड़े कार्य है, पर अगर हम में से एक एक इंडियन सिटीजन भी अगर एक एक बच्चे को भी अडॉप्ट करने लगे या एक एक बूढ़े को भी अडॉप्ट करने लगे तो आई एम श्योर इस दुनिया से ओल्ड एज होम और ऑर्फनेज नहीं रहेंगे। और आप लोगों को एज आई सेड कि आपके 5 विकारों को, अगर आपके जो 5 एनिमीज हैं आपके बॉडी के, अगर आप उनको निकाल दो तो फिर आप और भी बेहतर इंसान बन सकते हो। यू कैन बी अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। सारा के पेरेंट्स डॉक्टर सत्येंद्र शुक्ला, जो कि लामाफेरा मॉनेस्ट्री यहाँ पे चलाते हैं, सर भी हमारे साथ है। उनसे हम पूछते हैं उनको कि सारा को इस फील्ड के अंदर, लामाफेरा के अंदर उनका लाने का पर्पस क्या था। सर, क्या बताना चाहोगे? नमस्कार। कहते हैं कि हर चीज का एक मॉइस्चर होना चाहिए आगे ले जाने के लिए, पर उसकी योग्यता के अनुसार आगे जाना चाहिए। इतना बड़ा हिंदुस्तान का सबसे बड़ा लामाफेरा इंटरनेशनल हीलिंग सेंटर यहाँ पे हुआ है, मॉनेस्ट्री हमारी पूना में है। इसे आगे ले जाने के लिए हमें योग्यता, प्रतिभा की जरूरत थी। तो सारा को हमने बचपन से देखा है, उसका झुकाव समाज के प्रति, देश के प्रति, उसके जो फीलिंग्स है, इमोशंस है, तो हमने फिर उसे चुना कि हीलिंग के लिए कैसा है। तो जब उसके अंदर हीलिंग की पावर देखा कि जब वो किसी प्राणी को देती थी या किसी पौधे को देती थी तो उसके अंदर काफी परिवर्तन दिखता था। तो वो चीज बाय बर्थ बचपन से हमें चीज महसूस हुई।
तो फिर उसे पूरा आगे करने के लिए फिर उसे दीक्षा दिया गया लामा फेरा का, जिसे वो इंडिया की सबसे पहली और सबसे यंगेस्ट लामा फेरा हीलर बनी। अभी इसका रजिस्ट्रेशन हमने एप्लीकेशन इसमें भी किया है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में, जिसमें वो नेक्स्ट मंथ इसमें भी आ जाएगी कि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में उसका नाम रजिस्टर हो जाएगा। आपको क्यों लगा कि सारा को इस लामा फेरा के अंदर लाना चाहिए? सारा के अंदर जो सबसे अच्छी खूबी है वो है ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण। आज से नहीं, जब वो छोटी भी थी, फिर वो चाहे उसकी माँ हो, उसके अड़ोस पड़ोस के लोग हों, या फिर घर में काम करने वाली मेड या स्टाफ हो, वो तुरंत भांप लेती है कि वो खुश हैं या दुखी हैं, और भांप के उनके साथ बात करना शुरू कर देती है। ममा टुडे शी इज नॉट फीलिंग वेल, ममा आज वो खुश नहीं है, ममा आज वो आंटी फ्रस्ट्रेटेड है। तो ये जो खूबी उसके अंदर है ना, उसको जानना और जान के उनसे बातें करना ताकि उनको क्योर कर सके। तो जैसे भी सर ने कहा, वो उसके अंदर बाय बर्थ है हीलिंग, लोगों को क्योर करना। तो इसलिए शायद हीलिंग ही ऐसा फील्ड है जिसमें वो अपनी खूबियों को और निखार सकती है। सर, लामा फेरा हीलिंग प्रक्रिया के लिए सारा अभी कौन सी स्टेज के ऊपर है? वो क्या क्या कौन कौन सी हीलिंग लोगों को देती है, या फिर अभी उसके अंदर और क्या इम्प्रूवमेंट होना बाकी है, क्या बताना चाहोगे? लामा फेरा ये बुद्धिज्म हीलिंग टेक्निक है। इसमें 2 लेवल होता है, लामा फेरा मास्टर हीलर और लामा फेरा टीचर हीलर। तो जो मास्टर हीलर होता है वो स्वयं को हीलिंग दे सकता है, वो दूसरों को हीलिंग दे सकता है, दूसरों को डिस्टेंस भी दे सकता है तस्वीर पर, दूसरों को सामने भी दिया जा सकता है, और तीसरा वास्तु को, अगर घर में वास्तु दोष चल रहा है तो उसमें हीलिंग किया जाता है। तो ये काम करता है लामा फेरा मास्टर हीलर। दूसरा जो इसमें भाग होता है, पार्ट होता है लामा फेरा टीचर हीलर। तो टीचर हीलर जैसे ही 18 वर्ष कंप्लीट कर लेगी तभी टीचर की योग्यता इसमें दिखी जाएगी। उसमें भी इसे इंटरव्यू देना पड़ेगा, इसकी इसने कितने सारे केसेस किए, उसमें केसेस में सफलता कितनी मिली, समाज के इसने क्या काम किया, उन सबको मद्देनजर रखते हुए तब इसे टीचर की दीक्षा दी जाती है। टीचर की दीक्षा मिलने के बाद तभी दूसरों को लामा फेरा सिखा सकती है। तभी फिलहाल ये हीलिंग दे सकती है दूसरों को, स्वयं को, और टीचर की योग्यता इसके 18 साल के बाद बन जाएगी। सच में कोई पेरेंट्स जो होते हैं वो बच्चों को रोकते हैं कि ये मत करो, वो मत करो। मैम, आपने सारा को किस तरह से प्रोत्साहन दिया कि आप इसके अंदर आगे बढ़ो, क्या बताना चाहोगे? प्रोत्साहन मतलब जब वो कुछ चीज़ों को डिस्कस करती थी कि जैसे ममा आज मैंने मेड को देखा और ममा आज वो इतनी एंथुजियास्टिक नहीं है, काम कर रही है, उसने जॉब पे आई है अपने, कर रही है, तो मैंने उसे रोका नहीं कि आप उनसे बात मत करो, आप उन्हें टच मत करो, उनके साथ उठो बैठो मत, नहीं, आप उनसे बात करो, आप खुल के उनसे बात करो, या आप अपनी तरफ से उन्हें जो मदद दे सकते हो दो। इनफैक्ट आप उनके साथ बैठ के अगर आप 1 कप दूध पी रहे हो या उन्हें पानी शेयर कर रहे हो, करो, पर उनसे बात करो। तो जब उसे इस तरह का प्रोत्साहन मिला कि वो हर किसी से बात कर सकती है, कोई रोक टोक नहीं है कि इसे टच मत करो, इधर बैठो मत, तो उसे अच्छा लगा कि हाँ, पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे बात करना चाहिए, उनसे बात करके उन्हें क्योर करना चाहिए। अदर पेरेंट्स जो है, बाकी के पेरेंट्स जो है, उनको आप क्या सलाह देना चाहोगे, या फिर क्या मशवरा उनको देना चाहोगे? बच्चों को किस तरह से उनका करियर बनाने के लिए कैसे उसको प्रोत्साहन करें, क्या बताना चाहोगे? देखिए, जो करियर है ये हमने हमेशा करियर को कुछ शब्दों में से बांध कर रखा है, मेडिकल, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट। तो ये सब क्षेत्र है कार्य करने के, पर आप किसी यदि अपने स्टूडेंट, अपने किसी विद्यार्थी को या अपने संतान को अगर किसी चीज में लेके जाना चाहते हैं तो उसके अंदर के गुण समझिए, क्या उसकी फ्रीक्वेंसी, उस करियर की फ्रीक्वेंसी सब मैच हो रही है, नहीं हो रही है। तो जब तक उसका पैशन और प्रोफेशन मैच नहीं होता, उसे सफलता नहीं मिलती है। केवल मैं वो चीज नहीं कर पाया इसलिए मेरा संतान करना चाहिए, ये कई पेरेंट्स में होता है। तो उसे जबरदस्ती उसे डॉक्टर बनाने की कोशिश करेंगे, इंजीनियर बनाने की कोशिश करेंगे, नेवी भी भेजने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर बच्चा असफल हो जाता है, पेरेंट्स फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि निरंतर उसे असफलता क्यों मिल रही। दूसरी बात है कि उसका लक्ष्य क्या है जीवन के प्रति। ये जो करियर होता है, करियर शॉर्ट टर्म होता है, लक्ष्य होता है कि वो क्यों करना चाहता है, मेडिकल क्यों करना चाहता है, इंजीनियर क्यों बनना चाहता है। ये प्रश्न सबसे पहले पेरेंट्स को लेकर आना चाहिए। सबसे पहला प्रश्न, अगर आप जीवन में क्या करना चाहते हो। दूसरा, उस कार्य को करने के लिए फिर आप किस क्षेत्र का चुनाव करते हो, बस इंजीनियरिंग का क्षेत्र, मेडिकल के क्षेत्र को। और तीसरा ये कि जब आपको समझ में आए कि बच्चे का झुकाव संगीत की ओर है, बच्चे को झुकाव पेंटिंग की ओर है, तो उससे आप एम.एफ. हुसैन बनने दीजिए, उससे आप लता मंगेशकर बनने दीजिए। तब आप उसे जबरदस्ती क्रिकेटर मत बनाइए, उसे जबरदस्ती आप एक्टर मत बनाइए। यहाँ पर हम जब कुछ चीज में जबरदस्ती करते हैं केवल अपने मन के संतुष्टि के लिए, तो वहां पे हम लोग हार जाते हैं और बच्चा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। और ये कारण तो कि बच्चों में सुसाइड की टेंडेंसी क्यों बढ़े, अत्यधिक अपेक्षा हम उनसे करने लगते हैं। तो मैं अपने पेरेंट्स, सभी पेरेंट्स को एक सुझाव देना चाहता हूँ कि
आप अपने बच्चों को केवल 3 चीजें सिखाइए। सबसे पहला ये सिखाइए कि उन्हें ध्यान कैसे करें। ध्यान करेंगे तो उन्हें अपना इंट्यूशन पंप कर जागृत होता है, वो खुद को समझ सकते हैं। जब खुद को समझ सकते हैं तो अपनी खूबी को समझ सकते हैं। जब खुद को समझ सकते हैं तो अपने अंदर की अच्छाइयों को समझ सकते हैं, अपने अंदर की स्किल को समझ सकते हैं। जब वो समझ सकते हैं स्वयं को, तो वो चीजों को आगे पहचान भी सकते हैं। दूसरी बात, उन्हें सिखाना चाहिए कि दान कैसे करना चाहिए। जब तक आप उन्हें दान करना, चैरिटी करना, सोशल वर्क नहीं सिखाएंगे तो आपका पूरा शिक्षा अपूर्ण है। दान किसे कहते हैं? दान उसे नहीं कहते मंदिर में गए 10 रुपए डाल, उसे दान नहीं कहते। सामाजिक जिम्मेदारी क्या उठा सकता है, ये मत सोचिए उसकी आयु क्या है। 10 साल का बच्चा भी यदि हर महीने अपने पॉकेट मनी के पैसे से जाकर कोई चीज खरीद कर अगर अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम में देना शुरू किया तो मतलब आप उसके अंदर वो संस्कार डाल रहे हैं। तो दूसरा दान करें जो कि प्रति माह होना चाहिए। जब आप वो सिखाते हैं उसके अंदर देने का भाव आएगा। जब उसके अंदर देने का भाव आएगा तो अहंकार नहीं आएगा, अहंकार नहीं आएगा, ईर्ष्या द्वेष नहीं आएगा, तो एक अच्छा चरित्र का निर्माण होता है। जब उस देना शुरू करता है तो चरित्र का निर्माण होता है एक्शन से। केवल किताब पढ़ने से कोई चीज हासिल नहीं होती। 2, तीसरा और अंतिम ये कि उसका झुकाव देखिए कि किस ओर वो झुक रहा है। किस ओर झुक रहा है मतलब कि उसे संगीत में रुचि है, उसे पेंटिंग में रुचि है, उसे विज्ञान में रुचि है, उसे बायोलॉजी में रुचि है, उसके अनुसार उसे फिर आगे बढ़ने दे। अच्छा, जब वो आगे बढ़ रहा है तो उसे पूरी फोकस बनाए कि उसे उस चीज का देश के ऊपर क्या असर पड़ेगा। हम लोग कहते हैं बच्चा डॉक्टर बन जाए, नहीं, आपको अगर डॉक्टर बनना है तो इतना समाज रखिए कि पूरे समाज में आपका प्रभाव कैसे आएगा, किस चीज में आप माहिर होंगे जिससे पूरा देश आपको जानेगा। तो आप उससे किसी भी क्षेत्र में जाए तो नंबर 1 बनना चाहिए। वुमेन्स डे के ऊपर हम जिनके साथ चर्चा कर रहे थे वो लामा फेरा रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर की एक लामा सारा सत्येंद्र शुक्ला, जिनके साथ अभी हमने बात की। सारा, काफी सारी चीजें आपने आज की इस मुलाकात के दौरान बताई। सच में मैं खुद इंस्पायर हुआ आपसे, क्योंकि इस कम उम्र के अंदर आप इतने बड़े विचार लेके चल रही हो। सच में एक ग्रेट पर्सन हमारे इंडिया को आपके थ्रू मिलने वाला है। सारा, आपके भविष्य के लिए, आपके फ्यूचर लाइफ के लिए हमारे मीडिया वन न्यूज नेटवर्क की तरफ से, परिवार की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज के इस महिला दिन के ऊपर आप हमारे सब दर्शकों को महिला दिन की शुभकामनाएं। थैंक यू।